नमस्कार बच्चों। आज कक्षा 9वीं का कृतिका भाग 1 का दूसरा अध्याय मेरे संग की औरतें का दूसरा वीडियो। पहले वीडियो हम पढ़ चुके थे लेखिका की स्मृतियों में उसकी नानी और लेखिका की माँ का क्या प्रभाव उसके जीवन में पड़ा, और ऐसी महिलाएं जो परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हुए भी लीक से हटकर जीवन जिया, उनके बारे में उसने बतलाने की कोशिश की है। तो हम उन संघ की औरतों में एक तो नानी के बारे में पढ़ चुके हैं और उसकी माँ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। नानी, आपको बता दिया जाए कि पर्दानशी औरत होने के बावजूद भी स्वतंत्र विचारों वाली राष्ट्रवादी महिला थी। वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी भी विलायती संस्कृति के तले अपना जीवन जिए या ब्रिटिश फर्मदारों के अधीन रहकर मेरी तरह जीवन जिए। वो चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह कोई स्वतंत्रता सेनानी हो जिसके मन में आज़ादी की भावना या आज़ाद विचार भरे हों, और उसी आज़ादी के विचारों तले मेरी बेटी का जीवन यापन हो, ऐसा वो चाहती थी। लेखिका की माँ के बारे में बताया गया कि लेखिका की माँ का विवाह नानी के अनुरूप ही वो चाहती थी, जैसे ही हुआ एक होनहार स्वतंत्रता सेनानी से हुआ जिसे आईसीएस की परीक्षा बैठने से मना कर दिया गया था। माँ शारीरिक रूप से दुबली पतली नाजुक थी, खादी की साड़ी भी उसे नहीं पहनी जाती थी। मतलब कहीं ऐसा लगता था कहीं कमर में मोच ना लग जाए, जो उसने बड़ी मुश्किल से ही संभाल पाती थी। लेखिका के पिता के पास कोई पुश्तैनी धन नहीं था, पिता खाली हाथ थे, परंतु माँ की ईमानदारी, सुंदरता, नजाकता, साहबी खानदान के कारण परिवार के लोग बड़े प्रभावित थे। वे निष्पक्ष और गैर दुनियादारी भी थी, इसलिए कोई उनसे घर के सामान्य कामकाज की उम्मीद भी नहीं करता था। उनकी केवल सलाह भर ली जाती थी। लेखिका ने अपनी माँ को भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। वे बच्चों के खान पान में भी अधिक रुचि नहीं लेती थी। उन्हें किताबें पढ़ने, संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके व्यक्तित्व में दो ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उनका अन्य लोग अत्यधिक प्रभाव। पहला याद रखना, वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। दूसरा क्या था, एक ही गोपनीय बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करती थी। घर के कामों में अरुचि थी और अपनी बीमारी के कारण उसका अधिकतर समय पढ़ने लिखने में व्यतीत होता था, संगीत सुनने में, साहित्य चर्चा में व्यतीत होता था। और साहबी खानदान होने के कारण, क्योंकि उसके पिताजी कौन थे, अंग्रेजों के फर्मदार थे, मतलब ब्रिटिशी विलायत से पढ़ के आए थे और ब्रिटिशी तौर तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। मतलब साहबी खानदान के कारण लोगों को उन पर श्रद्धा भी थी, घर में आदर सम्मान प्राप्त था। वे अपने बच्चों के साथ दोस्त की तरह रहा करती थी और मातृत्व की कमी पिता पूरी कर दिया करती। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब है लेखिका की परदादी। लेखिका की परदादी, तो लेखिका की परदादी भी क्या थी, लीक से हटकर चलने वाली महिला थी। तो लेखिका की परदादी को भी संसार में लीक से हटकर चलने का शौक था। लीक से हटकर चलने का शौक था। उन्होंने लेखिका की मां के लिए लड़की की मन्नत मांगी। दादी की बात अभी, भगवान ने उनकी ऐसी सुनी कि एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। एक के बाद एक 5 लड़कियां हुई। परदादी के विषय में यह प्रसिद्ध था कि भगवान उनकी जरूर सुनता है। उनकी मन्नत का कारण लोगों को समझ में नहीं आता था, अतः वह एक रहस्य बनकर उभरा। लेखिका की परदादी का प्रभाव इतना अधिक था कि एक चोर का भी हृदय परिवर्तन हो गया। मतलब इतना प्रभाव था कि एक चोर था जो उनके घर में घुस गया था, क्योंकि विवाह का दृश्य था। रात गांव के लोग और गांव के घर के पुरुष बारात में चले गए थे, तो गांव की महिलाएं रथ जग्गा का अभिनय कर रही थी। तो उसी घटना के तहत है कि एक बार की घटना है
जब घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे तो लेखिका की माँ जी यानी दादी माँ शोर शराबे से बचने के लिए दूसरे कमरे में जाकर सो गई। तभी चोर सेंध लगाकर चुपचाप उसी कमरे में घुस गया जिसमें माँ जी सोई हुई थी। उसे उसे ये पता थोड़ी था कि इस कमरे में कोई सो रहा है। वो तो सुनसान जान के घुस गया, उसी में माँ जी सो रही थी। माँ जी ने पूछा कौन? चोर चोर बोला जी मैं। माँ जी ने उसे पानी पिलाने के लिए कहा, अपना खाली लोटा उसे पकड़ा दिया और कुएं में जा पानी भरने के लिए कहते हुए उसने हिदायत दी, चेतावनी दी कि लोटे के मुंह पर कपड़ा कसकर बांधियो और तरीके से छानियो, मेरा धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यह सुनकर चोर घबरा गया। वह अकबकाकर घबराकर पानी भरने चल दिया। चोर कुएं से पानी लेकर आया। माँ जी ने आधा लोटा पानी खुद पिया, आधा चोर को पिला दिया। बोला कि मैं तो चोर हूं, आगे जो भी हो। उसने कहा कि उसके क्या कहा, माँ बेटे का संबंध बना लिया। कहा कि अब चाहे तू चोरी कर या खेती कर। चोर उसी दिन से चोरी का धंधा छोड़कर माँ जी के घर पर खेती का काम करने लगा था। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब देखो लेखिका के घर का वातावरण। दूसरा, लेखिका के घर में सभी को निजी स्तर पर अपने तरीके से जीवन जीने की छूट थी। सबसे अच्छी बात है, किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोलता था। किसी की चिट्ठी भी कोई दूसरा नहीं खोलता था। और न तो कोई किसी से पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, न तो कोई उससे पूछता था कि इसमें क्या लिखा है। इन्हीं सब कारणों से लेखिका और उसके 3 भाई बहन लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। इसी सब कारण से लेखिका और उसके 3 भाई लेखन के क्षेत्र में प्रवेश कर पाए। ठीक है, 3 भाई बहन थे जो लेखन में प्रवेश कर पाए। उसमें उनके एक भाई था। ठीक है, 4 बहनें थी। भारत की आजादी से जुड़ी लेखिका की यादें। अब देखो, वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब लेखिका को टाइफाइड हो गया था। आजादी के जश्न में वह शामिल नहीं हो सकी। काफी रोई धोई, पर लेखिका के पिताजी ने 9 वर्ष की बालिका को ब्रदर्स कामजोर नामक उपन्यास पढ़ने के लिए पकड़ा दिया। टाइफाइड हो रहा था, बीमार थी, नहीं जा पाई, 9 वर्ष की बालिका थी, तो उसे बोला बेटा तू ब्रदर्स कामजोर की उपन्यास पढ़ लो। उसको उसने पढ़ा तो उसके ऐसा प्रभाव डाला, उसमें बच्चों पर होने वाले अत्याचारों की गाथाएं थी, महिलाओं के बारे में था। तो उसने कई बार पढ़ डाला उसको। लेखिका को एक अध्याय तो पहली बार में याद हो गया। लेखिका के मन पर इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके लेखन में यानी कहानियों में एक महत्वपूर्ण अंश में यह प्रभाव दिखाई पड़ता है। मतलब उसका प्रभाव ब्रदर्स कामजोर का उसके हर हर कृति में दिखाई देने लगा। जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक नहीं, 3 किलो की छोरी आदि। ये कहानियों में प्रभाव कठगुलाब जैसे उपन्यास के कई अंशों में भी इसका प्रभाव दिखाई देने लगा। अब लेखिका और उसके भाई बहनों का व्यक्तित्व। परदादी ने जिसके लिए मन्नत मांगी थी वो लेखिका नहीं थी, वो लेखिका की बड़ी बहन थी। क्या नाम था उसका? मंजुल। जो लेखक और किस शादी के बाद क्या नाम रख लिया उसने? मंजुला भगत। जिसका घर का नाम क्या था? रानी। हर बेटी के लोग कहते थे कि कम है जो हर बेटी के 2-2 नाम रखे हुए हैं, ऐसे कहते थे लोग। लेखिका के 4 बहनें थी, एक भाई राजीव था। चारों बहनों में लड़की होने की कोई हीन भावना नहीं थी, कोई हीन भावना नहीं थी कि हम लड़की हैं। चारों बहनों ने लीक पर चलने से इनकार कर दिया। दूसरे नंबर की लेखिका खुद थी, जिसका नाम क्या था? उमा। और उन्होंने मृदुला गर्ग के नाम से लेखन काम करना शुरू किया। आगे देखो, दूसरी कौन थी? खुद लेखिका, जिसका घर का नाम क्या था? उमा। और किस नाम से लिखना शुरू किया? मृदुला गर्ग। लेखिका से छोटी बहन का नाम गौरी था और बाहर का नाम क्या था? चित्रा। उससे छोटी रेणु या अचला थी। लेखिका का भाई राजीव वो हिंदी में लिखता था और अचला अंग्रेजी के क्षेत्र में जुड़ गई। अच्छा, लेखिका की सबसे छोटी बहन रेणु का स्वभाव बड़ा विचित्र था। रेणु का भी बड़ा प्रभाव पड़ा उसके जीवन में, बड़ा प्रभाव पड़ा। वह स्कूल से वापसी में गाड़ी में बैठने से इनकार कर देती थी। वह विशेष प्रकार की दबंग और स्वायत्त थी। वह अपने अनुसार जीवन जीना चाहती थी। कौन? रेणु। उसका सोचना था कि थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। वो कहते कि स्कूल से घर का रास्ता थोड़ा सा, इस गाड़ी में बैठकर आना ये सामंतशाही मानसिकता का प्रतीक है। ऐसा लगता है कि ये जैसे राज दरबार के बच्चे हैं हम लोग, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी चाहिए। इसका प्रतीक उसे वो पैदल ही चलती थी। तो ये कैसी प्रवृत्ति की बालिका थी?
दबंग और स्वायत्त अपने अनुसार चलती थी। इसी तरह वह बीए की परीक्षा भी न देने की जिद पर अड़ गई है। पूछती कि पहले मुझे बताओ कि परीक्षा देने का क्या फायदा है। सभी ने अपने अपने तरीके से खूब समझाया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में पिताजी का आदेश और इच्छा को मानने के लिए उसने बाध्य होना पड़ा, घर वालों को खुश करने के लिए। तो जैसे तैसे करके उसने बीए कर लिया, पास कर लिया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। एक बार बचपन में जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उसका फोटो मंगवा लिया। सच बोलने में बड़ी आगे थी। एक कोई ब्रिटिश अफसर था जनरल थिमैया, उसको पत्र लिखा कि आपका फोटो चाहिए, तो फोटो मंगवा लिया। तीसरी बहन चित्रा थी, जो भी दबंग किस्म की थी, वो भी दबंग किस्म की थी। स्वयं पढ़ने में कम थी, औरों को पढ़ाने में अधिक रुचि लेती थी। इसलिए उसके अपने अंक उसके शिष्यों से क्या आते थे? कम आते थे। इसीलिए उसके अंक उसके शिष्यों से क्या आते थे? कम आते थे। तो ये थी रेणु की बातें, और सबसे छोटी बहन रेणु की बातें थी जो सबसे छोटी थी, और उससे बड़ी चित्रा की बातें थी जो खुद कम पढ़ती थी, दूसरों को ज्यादा पढ़ाया करती थी। अब देखो, लेखिका और उसकी बहन का शादी का निर्णय। शादी के समय उसने एक नजर में लड़का पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो इसी लड़के से करेगी। यह बात लड़के को भी बता दी कि एक बार जो वह ठान लेती है, करके ही दम लेती है। लड़के ने भी हथियार डाल दिए। अंततः उसी लड़के के साथ उसकी शादी हुई। सबसे छोटी बहन अचला ने ठीक से पढ़ाई लिखाई करके पिताजी के इच्छानुसार शादी की। ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से लीक पर चल रही है, परंतु 30 वर्ष की उम्र पर आते आते उसने भी लेखन का रोग लग गया और वह पत्रकारिता अर्थशास्त्र की छात्रा थी। ये लेखिका सहित सभी बहनें लीक से हटकर चली, यह उनकी विशेषता थी। परंतु विवाह और गृह गृहस्थी के परंपरागत तरीकों को सबने निभाया। उनका सोचना था कि कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने से कुछ नहीं होता, कि कोई भी अगर प्रयोजन करते हैं तो उसे घर छोड़ने से कुछ नहीं होता। घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि घर छोड़ कोई प्रयोजन घर छोड़ने से सिद्ध नहीं होता है, घर में रहकर भी अपनी मर्जी से जीवन जिया जा सकता है। ठीक, आगे देखते हैं। लेखिका के द्वारा किए गए सामाजिक कार्य। लेखिका विवाह के पश्चात बिहार के एक कस्बा था डालमिया नगर में रही। वहां की औरतों के साथ उसने कई नाटक किए, जबकि वहां पुरुष महिला एक साथ बैठकर पिक्चर भी नहीं देखते थे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। वो ऐसी अलग अलग पुरुष जब फिल्म देखने जाते थे, हैं, फिल्म तो पुरुष अलग बैठते थे और महिलाएं अलग बैठती थी। तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि वे पराये मर्दों के साथ मिलकर नाटकों में भाग लें। महिलाओं को तैयार किया इस मानसिकता को छोड़ो कि आप दूसरे मर्दों के साथ बैठकर नाटकों में भाग लें, उसके लिए अभ्यास करें, अपनी झिझक को खोलें। 4 वर्ष तक नाटक करने के बाद जो धन एकत्रित हुआ उसे अकाल राहत कोष के लिए दे दिया उसने। बाद में, क्योंकि बिहार में क्या आती है? अकाल पड़ता है, बाढ़ आती है। बाद में लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में रही। तब तक उसके 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच चुके थे, लेकिन वहां कोई ढंग का विद्यालय नहीं था। विद्यालय खोलने के लिए कैथोलिक विश्व जो मिशनरी स्कूल था अंग्रेजों का, बहस के बाद उसने तय किया कि हम लोग हमारे अनुसार स्कूल खोलेंगे, परंतु उसने उसकी बात नहीं मानी और स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ 3 भाषाओं वाला प्राइमरी स्कूल खोला और कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। उसने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जिसमें उसके और अन्य अफसरों के बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़े। अब देखो, लेखिका की छोटी बहन रेणु। लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन रेणु से कम आंकती है। लेखिका स्वयं अपने को छोटी बहन रेणु से कम आंकती है, फिर भी लेखिका अपने जिद्दीपन के कारण हर जगह सफल रही।
हर उस जगह सफल रही जिद्दीपन के कारण, विशेष रूप से लेखन के मंच पर। एक बार की घटना याद करते हुए रेणु के विषय में लिखती है कि दिल्ली में वर्ष 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तक तेज बारिश हुई। रेणु की स्कूल बस नहीं आई, सबने उसे स्कूल जाने से मना किया, स्कूल बंद होगा, वह नहीं मानी, क्योंकि वहां अपने जीवन जीने की छूट थी। अपनी धुन की पक्की होने के बाद 2 मील पैदल चलकर गई स्कूल, फिर उतना ही पैदल चलकर वापस आई, क्योंकि स्कूल बंद था इसलिए वापस आई। रेणु की अकेले स्कूल जाने की धुन, उससे उत्पन्न रोमांच कितना एकाकी और मजेदार रहा होगा। लेखिका का मानना है कि सचमुच अपनी धुन में मंजिल की ओर बढ़ते जाना और अकेले का मजा कुछ और ही है। अपने अकेले का मजा कुछ और ही है। तो ये रेणु की क्या थी? जिद्दीपन थी। अब देखिए इसमें जो मुख्य मुख्य कठिन जो शब्दार्थ हैं वो जैसे आते हैं मर्म। मर्म का मतलब होता है रहस्य, गूढ़ अर्थ। नानी कैसी थी? पर्दानसी, यानी पर्दा करने वाली औरत। उसके नाना जी बैरिस्ट्री करके आए थे विलायत यानी विदेश से, बैरिस्ट्री यानी वकालत यानी कानून से संबंधित पढ़ाई। वो आकांक्षा क्या होती? इच्छा। मुंहजोर हो उठी, बहुत बोलने वाली महिला, बहुत बोलने वाली महिला है। अपने बोल उठी अपने पति से कि अपने मित्र हैं जो स्वतंत्र से प्यारेलाल शर्मा जी को बुला लाए, मैं उनसे बात करूंगी। लिहाज शर्म, ढंग हैरान, हुजूर दरबार या सभा, फरमदार आज्ञाकारी, क्योंकि उसके पिता नाना जी थे जो क्या थे? अंग्रेजों के फरमदार थे, आज्ञाकारी थे। हैरत अंगेज, आश्चर्यचकित, जुनून पागलपन, पुश्तैनी पूर्वजों से प्राप्त, वाशिंदा रहने वाला, जंग लड़ाई, परिकथा परियों की कहानी, तिलिस्म जादू, ख्वाहिश इच्छा, निष्पक्षता किसी का पक्ष न करना है यानी तटस्थ, जुमला कोई जुमला कहते हैं ना, कोई जुमला कहिए जनाब, वनी कोई वाक्य, भावार्थ यानी मीनिंग यानी आज से, ममतालु ममता से भरी हुई, मुस्तैद तैयार, मर्दजात जब वो क्या डालमिया नगर में मर्दजात क्या रहते थे? अलग बैठते थे, पुरुष जात अलग, यानी पुरुष जात, पुरुष जाति के लोग यानी पुरुष, समस्त पुरुष हैं जो। निजत्व यानी व्यक्तित्व, निजीत्व यानी व्यक्तित्व, खुद का निजीपन, लीक बंधी बंधाई परंपरा, फजल दया, ठीक है। अपरिग्रह संग्रह न करना, अपरिग्रह क्या? संग्रह न करना, बदस्तूर नियम से, आरजू है मतलब इच्छा है, पोशीदा पर्दा रखना, गैरवाजिब अनुचित, जुस्तजू तलाश खोज, ठीक है, आवश्यकता, अफरा तफरी हलचल, जोग्राफिया ठिकाना या स्थान का पता, ठीक है। जोग्राफिया दिमाग होता है जैसे खोजबीन करने वाला होता है इस तरह, ठीक है, किसी का कहते हैं। और फुरखिन पूर्वज, इत्मीनान तसल्ली, अकबकाया आपको पता है, चोर अकबकाया यानी घबरा जाना है, एहतियात सावधानी, भला मानुस क्या है? अच्छा मनुष्य, भला मनुष्य, प्रकोप क्रोध, नाहक यानी व्यर्थ, नाहक में यानी व्यर्थ में, दुर्योग बुरा प्रभाव, तर्क कारण, मिराक मानसिक बीमारी, मोहलत फुर्सत, गडमन आपस में, घुलना, आड़ियाना, आड़ियाना में बाधा डालना मतलब मुसीबत खड़ी करना, पोंगापंथी ढोंग करने वाला, घरगुस्सू घर में घुसा रहने वाला, फारिग निश्चिंत, तरबतर पसीने से तरबतर होना, पसीने से तरबतर यानी पसीने से तर होना मतलब भीग जाना मतलब पूरी तरह, रुतबा ओहदा इज्जत, कुतर्क अनुचित तर्क, शागिर्द शिष्य, मतलब कहते हैं ना कि जो उसकी चित्रा थी वो क्या थी? वो अपन खुद कम पढ़ती थी, शिष्यों को ज्यादा पढ़ाती, उसके शागिर्दों को यानी उसके शिष्यों को क्या थे? ज्यादा नंबर आते थे, तो शागिर्द होते शिष्य। वाकिफ परिचित, कगार किनारा, प्रयोजन उद्देश्य, राहत कोष राहत के लिए एकत्र किया गया धन, बिशप कैथोलिक बिशप यानी पादरी, मान्यता सरकार द्वारा जो क्या स्वीकृति मिलती है, और मुकाबिल बराबर, माकूल उचित, और मलाल दुख। ये मतलब ये मुख्य मुख्य इसके कठिन शब्दार्थ हैं और उनके बारे में बताएगा। रतजग्गा
रात के समय में बारात जाने के बाद, ठीक है, वर पक्ष में आयोजित किए जाने, महिलाओं द्वारा आयोजित किया जाने वाला अभिनय, ठीक है, विवाह का ही अभिनय आयोजित किया जाता है महिलाओं द्वारा, वो कहता है रथ जग्गा। तो ये मेरी संघ की औरतों में बताया गया है नानी के बारे में, परदादी के बारे में, नानी के बारे में, माँ के बारे में, परदादी के बारे में, बहनों के बारे में, ये पूरा बताया गया है इसमें। अब आप समझेंगे लेखिका के समय में की जो उसके समय की जो महिलाएं थी वो लीक से हटकर कैसे थी, मतलब साधारण थी परंतु असाधारण व्यक्तित्व उनके अंदर था, उसके बारे में हम सबको जानकारी पे मिली। आप इसे एक बार दोबारा पढ़ना, सुनना, आपको समझ में आएगा और आगे आने वाले वीडियो में उसे और विस्तार से आपके सामने रखा जाएगा ताकि और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद।